होंगे। एक बार आप सब मुझे बता दें कि वीडियो चल रहा है और आवाज़ आप सबको मिल पा रही है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दें। देखिए, आज ये समय थोड़ा सा पहले हो गया, संडे था, क्योंकि क्लास हम लोगों की रात 10 बजे ही होती है और कुछ दिनों से ये क्लास नहीं चल पा रही है। उसके पीछे का कारण आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा तकनीकी समस्या आ गई है, जिसके वजह से ये क्लास हमारी नहीं हो पा रही थी। तो संभव है कि मंगलवार से आप सबकी क्लास रेगुलर चले, पेड क्लास, और ये पब्लिक क्लास जो हमारी होती है वो भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आप सबको मिल पा रही है और वीडियो चल रहा है। जल्दी से एक बार आप सब बता दीजिए। चलिए, तो जैसा कि मैं खुद भी चेक कर लूँ कि आवाज़ आ रही है। तो जैसा कि मैं खुद भी चेक कर लूँ कि ठीक है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये कारवां। और ये शॉर्ट नोटिस पे आप सबको क्लास दी गई है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग न जुड़ पाएँ, तो बाद में भी आप देख सकते हैं ये क्लास। आज का सबसे पहला सवाल, तो साथियों आज का सबसे पहला सवाल क्या है उस पर गौर करेंगे। पहला सवाल है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? मूल स्रोत पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और पूछी गई है, भाषा परिवार। जब भी हम भाषाओं की बात करते हैं तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वह दो आधारों पर किया जाता है। एक आधार होता है पारिवारिक वर्गीकरण। कौन सा? पारिवारिक वर्गीकरण। और दूसरा आधार होता है साथियों, जिसे हम आकृत मूलक वर्गीकरण क्या करते हैं? क्या कहते हैं? आकृत मूलक वर्गीकरण। अब हिंदी को जब हम पढ़ें, हिंदी के विषय में हम जानना चाहें, तो हमें दोनों तरह का ही वर्गीकरण पता होना चाहिए। अगर हमें पारिवारिक वर्गीकरण और आकृत मूलक वर्गीकरण दोनों नहीं मालूम है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी समस्या है। चलिए, क्योंकि यहाँ दोनों जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पारिवारिक वर्गीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, तो इस पर बड़ा विवाद है। विद्वान इस पर एक मत नहीं है। किस आधार पर? पारिवारिक वर्गीकरण पर। विश्व के भाषा खंड जो है वो कितने हैं? तो विश्व के कुल भाषा खंडों की संख्या वैसे तो कई मानी गई, लेकिन जो मुख्यतः मानी गई वो इनकी संख्या 4 मानी गई, जिसमें अफ्रीकी भूखंड, यानी कि जो सबसे पहला भूखंड है अफ्रीकी भूखंड, उससे संबंधित जो भाषाएं हैं। यूरेशिया, यूरेशिया जो हमारे काफ़ी काम का है, हमें इसे पूरा पढ़ना होता है। प्रशांत महासागरीय भूखंड है, प्रशांत महासागरीय, क्योंकि इसके आसपास का पूरा एरिया जो है हमें पढ़ना है। और अमेरिका भूखंड, ठीक है, अमेरिका या अमरीकी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ज्योग्राफी हिंदी में कैसे पढ़ाई जाने लगी। तो साथियों, हमें ज्योग्राफी की बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, खास करके जब हम भाषा परिवार पढ़ते हैं। तो ये 4 भाषा परिवार हैं। अब अफ्रीकी भूखंड में 4 भाषाएं हैं, बुस्मैनी, बांटू, सूडान, हेमोटैटिक, सेमेटैटिक। कुछ ऐसे हेमेटैटिक या अलग अलग परिवार भी मानते हैं। यूरेशिया खंड की बात करें तो इसमें 9 भाषा परिवार हैं, हेमेटैटिक, सेमेटैटिक, काकेशियन, यूराल, अल्टाइक, चीनी, द्रविड़, आस्ट्रो एशियाटिक, जापानी, कोरियाई, मलय, पॉलिनेशियाई, भारोपीय। तो इसी में जो हमारा जाता है वो भारोपीय आ जाता है, जो हमें समझना है क्या है। भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार के बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड की बात करें तो प्रशांत महासागरीय भूषण में मलय पॉलिनेशियाई परिवार, और कुछ लोग इसे कई परिवारों को समूह मानते हैं। और अंत में अमेरिकी भूखंड आता है, जिसमें हमारी एक भाषा परिवार आता है, अमेरिकी परिवार। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये बाकी सब किस में आता है? तो यहाँ साथियों, जैसे एक भाषा परिवार हमारा द्रविड़ से संबंधित है, तो द्रविड़ हमको पढ़ना होगा और भारूपीय पढ़ना होगा।
लेकिन ये सब आएगा किस में? तो ये सब आएगा भारूपीय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? भारूपीय के अंतर्गत आएगा। और भारूपीय का ही भाग हो जाता है। तो भारूपीय परिवार को अच्छे से समझते हैं कि ये भारूपीय परिवार है क्या। दरअसल भारत और यूरोप, भारूपीय का मतलब एक मिला जुला शब्द है, भारत धन यूरोप बराबर भारूपीय। भारत और ईरानी परिवार से भी संबंधित यहाँ बात होती है। तो भारत और यूरोप से संबंधित जो है उसे भारूपीय परिवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझने वाली है कि भारूपीय परिवार जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। भारूपीय परिवार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंडो जार्मनिक आर्य परिवार या भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और भारूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा कि भारूपीय परिवार की कुल कितनी शाखाएं हैं। तो भारूपीय परिवार की कुल 10 शाखाएं हैं। और 10 शाखाओं में ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि 10 शाखाओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो 10 शाखाओं को शतम और केंतुम वर्ग में बांटा जाता है। जैसा मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं, शतम और केंतुम वर्ग। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि शतम और केंतुम वर्ग है क्या। देखिए, शतम और केंतुम वर्ग का मतलब होता है, शतम और केंतुम वर्ग का मतलब होता है कि 100 की जो गिनती है उसका उच्चारण हम स वाले वर्ण से करते हैं या उसका उच्चारण के वाले वर्ण से करते हैं। तो जिसका भी हम उच्चारण के वाले वर्ण से करेंगे उसको केंतुम में रखेंगे, और जिसका भी उच्चारण 100 की गिनती का स वाले वर्ण से करेंगे वो शतम में आएगी। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहा जाता है? 100 कहा जाता है, यानी कि हिंदी शतम वर्ग की भाषा हो गई। इसी तरीके से अगर हम कहें 100 शतम कह दें, संस्कृत में शतम कहा जाता है, इसलिए संस्कृत भी किसके अंतर्गत आ गई? शतम वर्ग में आ गई। तो यहां शतम वर्ग का मतलब यही है, शतम वर्ग का मतलब यही है कि यहां पर इसका उच्चारण शतम वर्ग के आधार पर किया जाता है और केंतुम वर्ग में उसका उच्चारण के आधार पर किया जाता है। ये यहां पर पूरा स्थिति हो गई। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सा है? मूल स्रोत आया है, ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं कि यहां गलत जवाब दे रहे हैं। मूल स्रोत की जब भी बात किया जाएगा तो यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलिए निवेंदु जी आ गए हैं, शशि जी आ गई हैं, स्वागत है। बाकी सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए कोई बात नहीं, आज संडे भी है तो आ जाएंगे सब। तो यहाँ बात की जा रही कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सा है। तो जब भी आपसे मूल स्रोत पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले जो हमारी भाषा आती है वो आती है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो थी इसका विकास 2 रूपों में होता है। किस रूप में होता है? एक तो होता है वैदिक संस्कृत में और एक होता है साथियों लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत का 2 भाग क्यों हुआ? क्योंकि ये जो वैदिक संस्कृत थी ये वेद इत्यादि इसमें लिखे जाते थे, और जो अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लेकिन इसमें कोई व्याकरण निश्चित नहीं था, इसका व्याकरण कोई फिट नहीं था, जिसकी वजह से वैदिक संस्कृत का विकास बहुत कुछ नहीं हो पाया। अब विकास किसका होता है? लौकिक संस्कृत का होता है। लौकिक संस्कृत का विकास किस तरह से होता है? ये भाषा इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो गई, यानी कि लोच आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। महर्षि पाणिनि ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम क्या था आप सब जानते होंगे, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी लौकिक भाषा में लिखी गई, लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। लेकिन जो भाषा का विकास शुरू हुआ, भाषा का विकास कहाँ शुरू हुआ? वैदिक से शुरू हुआ है। और जो हिंदी भारतीय आर्य भाषा की बात की गई है कि मूल स्रोत कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत है। ये एकदम से याद रखिएगा यहाँ पर वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत का समय क्या है? तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये बहुत ज़्यादा जरूरी याद रखना। 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का जो समय है वह किस नाम से हम जानते हैं? वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। और वैदिक संस्कृत जो है इसमें 13 स्वर थे। ठीक है, और 39 व्यंजन थे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने स्वर थे? 13 स्वर थे
और 39 व्यंजन। तो कुल मिलाकर ये 39 और 13, ठीक है, 39 10 49 और 3 52। कुल वर्णों की संख्या भी कई बार संस्कृत में पूछ लेता है, तो वैदिक संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 52 थी, और बहुत सारे वर्ण भारूपीय भाषा परिवार में यहीं से लिए गए, यहीं से इनकी संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन वर्ण यहाँ पर कम होते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर वैदिक संस्कृत होगा, लौकिक संस्कृत इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सब लोग कंफर्म में होंगे, सबको आइडिया हो गया होगा, सही जवाब के विषय में जानकारी हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, ये आपको बताना है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के आधार पर किया जाता है। नहीं, आवाज तो काफी तेज आ रही है। मनीषा जी एक बार अपना वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा, आवाज तो पर्याप्त तेज आ रही है। चलिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, प्राच्य आर्य भाषा परिवार, ये आपके ऑप्शन है। चलिए, यहां पर ऑप्शन आपका रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, द्रविड़ भाषा परिवार। देखिए, द्रविड़ का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत एक भाषा आती है जिसको हम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, द्रविड़। तो एक ये भाषा परिवार है, और दक्षिण भारत की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। और इसका क्षेत्र जो है इसका क्षेत्र केवल भारत में ही सीमित नहीं है। ये काफी समझने वाली बात है कि इसका जो क्षेत्र है वो केवल भारत में सीमित नहीं है, ये उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, बलूचिस्तान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में ये फैली हुई है। इसमें तमिल, मलयालम, प्राचीन तमिल की एक शाखा केरल, तेलुगु, कन्नड़, गोंड। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, गोंड भाषा। ये कई बार अभी गोंड भाषा को लेकर काफी विवाद भी मचा है कि इसको 8वीं अनुसूची में रख दिया जाए। 8वीं अनुसूची में रखने के लिए बात चल रही है। तो ये जो गोंड भाषा है, गोंड भाषा के लिए आप समझिए कि ये किसके अंतर्गत आती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और गोंड कहाँ बोली जाती है, तो गोंड जो है ये थोड़ा बहुत यूपी, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, यानी जो एक खंड के नाम से प्रचलित है, बुंदेलखंड। किस नाम से है, यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती है। ओरांव बिहार, ओरांव की भाषा है, ओरांव एक भाषा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। ब्राहुई यानी कि बलूचिस्तानी। इस तरह से कुछ भाषाएं ऐसी हैं कि जो द्रविड़ के अंतर्गत आती हैं, लेकिन काफ़ी वो उनका नाम कम मिलता है। जैसे कुई, आप लोगों ने हो सकता है न सुना हो, या कुछ लोगों ने पहले सुना हो, कुई भाषा। कुई भाषा क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो कुई का क्या है भाई, तो कुई जो है ये उड़ीसा की जनजातियां हैं कुछ, वो कुई का प्रयोग करती हैं। तो यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, कुई। तो कुई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर इस तरह का प्रश्न बने तो। इसी तरीके से कुछ और भाषा परिवार हैं जिनका नाम हो सकता है कि आप न जानते हो। जैसे मैं आपके उड़िया के अंतर्गत रखता हूं, एक है माल्टो। क्या नाम है, माल्टो। अब समझिए क्या है ये माल्टो। माल्टा तक फल आपने सुना होगा। माल्टो क्या है, तो माल्टो जो एक है, कुछ लोगों के द्वारा बंगाल में बोली जाती है, और यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह भी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से द्रविड़ भाषा परिवार की एक और छोटी सी भाषा है जिसे हम तुलु कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलु। ये भी द्रविड़ के अंतर्गत आती है, और इसका क्षेत्र कहाँ है, तो ये कुर्ग बंबई की सीमा पर, यानी कुर्ग बंबई की सीमा पर ये बोली जाती है। चलिए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, स्वागत है। हेमा जी, मनीषा तिवारी जी, शशि साहू जी, नावेदु, अच्छा,
नवेंदु श्रीवास्तव जी, स्वागत है सबका। चलिए, तो यहाँ पर आपको जवाब भी देते रहना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिल तेलुगु इन सब के लिए जो होती है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में और जो छोटे छोटे भाषा परिवार है उनको मैंने बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा। प्रश्न पूछा गया है, भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है। सोचने वाली बात है कि एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि भाई पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, तो वैसे ये भी प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर तर्क से आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति इसकी क्या है। चलिए बताइए कि पहले भाषा में लिखित आया या भाषा में पहले मौखिक आया। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए एक आदिमानव है, आदिमानव ही है। ठीक है, आदिमानव क्या करता है कि वो अपनी बातचीत करने, मतलब अपने भावों को व्यक्त करने के लिए इसने सबसे पहले सैम्बोलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, सैम्बोलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया। मान लीजिए कहीं पर खतरा है या कहीं पर इसको जानवर लगे, तो इसने जो है कुछ जानवर जैसा बना दिया कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जानवर आते हैं, तो इसने कुछ ऐसी तस्वीर बना दी। यानी कि इसने प्रतीकों का प्रयोग किया। प्रतीक के बाद फिर इसको लगा कि नहीं, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसने बोलने का प्रयास किया। यानी खतरे के समय किस तरह की आवाज़ें निकाली जाएं, खुशी के समय किस तरह की आवाज़ें निकाली जाएं, तो कुछ ही मतलब आवाज़ें थी जो इसका प्रतीक थी। या अपने झुंड को एकत्रित कैसे किया जाए, या जानवरों से बचने के लिए किस तरह से अपने साथियों को आगाह किया जाए। तो इसने क्या किया कि सैम्बोलिक लैंग्वेज का प्रयोग किया, कुछ प्रतीकों के माध्यम थी और कुछ भाषा के माध्यम से, यानी कि ध्वनि के माध्यम से थी। अब ये जब ध्वनि का माध्यम समाप्त हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फिर ये लिपि में परिवर्तित हो गया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ हमारा प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि सबसे पहले इन्होंने मौखिक भाषा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, मौखिक भाषा का। थोड़ा थोड़ा इन्होंने बोलने का प्रयास किया, और बोलने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा लेखनी इत्यादि का विकास हो गया, तो लेखनी का प्रयोग करके लिखित भाषा की ओर आ गए। तो भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है, अगर प्रश्न इस तरह का बनता है, तो राइट आंसर हो जाता है मौखिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई। ये आपको बताना है, खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई। अब खड़ी बोली की बात कर लो भाई, चलो खड़ी बोली की बात करते हैं। देखिए, यहाँ खड़ी बोली जो शब्द है, इसमें दो भाव आते हैं। एक तो भाव आता है खरा का, ये वाली बहुत खरी बोली है, और एक भाव आता है कि इसमें जितनी भी मात्राएं हैं सब खड़ी पाई में होती, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा आ, ओ, आओ, ये ज्यादातर मात्राएं इसकी जो है वो खड़ी पाई में आती हैं। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि जितनी भी ज्यादातर, मतलब सभी मात्राएं तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर मात्राएं इसकी क्या हैं, वो खड़ी पाई में होती हैं। ठीक है, खड़ी होती हैं। दूसरा इसमें खरापन है, खड़ी बोली। लेकिन किस साहित्यिक धरातल में किस शताब्दी में आई, खड़ी बोली के इतिहास के विषय में यहाँ पर बात की गई है। अब चलिए देखते हैं कि खड़ी बोली का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, देखिए, खड़ी बोली का जो इतिहास रहा है, जब भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है, ठीक है, लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास जो है भारत में कौन सी भाषा का विकास चल रहा था, संस्कृत से। ठीक है, संस्कृत की यात्रा शुरू होती है, फिर ये पाली में जाती है, पाली से पहुंचती है प्राकृत में, और प्राकृत से पहुंचती है अपभ्रंश में। ठीक है, अपभ्रंश जो समय था साथियों, ये 8वीं शताब्दी के आसपास का समय था। बहुत सारे विद्वान 6वीं शताब्दी भी मानते हैं। तो 6वीं शताब्दी के आसपास यहाँ अपभ्रंश की शुरुआत होती है, और यहीं हम लगभग 12वीं शताब्दी में आते हैं, तो अमीर खुसरो के यहाँ थोड़ी बहुत खड़ी बोली मिलने लगती है।
लेकिन वहां पर खड़ी बोली जो थी वो एक कोई भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। कारण क्या था कि हिंदी के नाम को लेकर ही बड़ा विवाद चल रहा था। कुछ लोग इसे मध्य देश की भाषा कहते थे, क्या कहते थे कि ये मध्य देश की भाषा है, और कुछ लोग इसे हिंदुस्तानी नाम देते थे। क्या नाम देते थे? हिंदुस्तानी नाम देते थे। इसीलिए आप देखिए जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें एक नाम आपका आता है इस्तवार दला लितरतुर एंदुई हिंदुस्तानी। वहां पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी हिंदुई साहित्य की बात की गई है, हिंदुस्तानी की बात की गई है, हिंदी की बात आप देखिए नहीं की गई है। और हिंदी शब्द का बहुत बाद में प्रचलन होता है। ठीक है, तो मैंने बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जब आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि वो ईरान के निवासियों को कहते कि उन्होंने हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो यहाँ पर जब हम देखें तो भारत में जो साहित्यिक वर्ग था वो ब्रज भाषा का प्रयोग करता था। किस भाषा का प्रयोग करता था? ब्रज भाषा का प्रयोग करता था। खड़ी बोली का जो विकास हुआ एक प्रकार से वो बहुत बाद में हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी के आसपास। क्योंकि आप देखिए कि 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलता है, हिंदी राजभाषा का दर्जा पाती है, मानक शब्दावली इसकी तैयार होती है। तो इसके पहले इसकी स्थितियां बहुत ही अनगढ़ थी, यानी बहुत कुछ बनी नहीं थी। तो विकसित हुई यहाँ पर पूछा गया है। जन्म हुआ, अब यहाँ पर छोटे छोटे सवाल आप गलत कर देते हैं, बहुत आसान सवाल। अगर यहाँ पूछा होता जन्म हुआ तब इसका उत्तर दूसरा होता। यहां पूछा गया है कि शताब्दी में विकसित हुई, यानी कि अपने चरम अवस्था में कब पहुंची, तो विकसित होना ये अलग सवाल है। समझ रहे हैं? विकसित होना अलग सवाल है। और अगर ये पूछ ले कि इसका जन्म कब हुआ, ये अलग सवाल है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विकसित होना और जन्म लेना दोनों अलग अलग तरह का सवाल है। जैसे एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, यहीं पर आपसे पूछता हूं कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ और हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। तो दोनों तरह का सवाल आपको एक जैसा लगेगा, जन्म और विकास, हिंदी का जन्म और हिंदी का विकास। अब दोनों सवाल एकदम सिमिलर है लेकिन उत्तर अलग है। जन्म इसका हुआ है कहाँ से? संस्कृत भाषा से। ठीक है, जन्म इसका संस्कृत से हुआ है। लेकिन विकास कहाँ से हुआ है? तो विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, अब देखिए एकदम से प्रश्न आपको लग रहा हो कि यार ये तो एक वही चीज है, लेकिन जन्म हुआ है संस्कृत से और विकास हुआ है अपभ्रंश से। इसी तरीके से खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरा पर, अब यहां पर एक चीज और दी गई, साहित्यिक धरा तो दी गई है, दूसरा विकसित हुई। तो आप 19वीं शताब्दी का समय कब देख रहे हैं? यानी कि छायावाद से थोड़ा पहले, द्विवेदी युग। अब आप देखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 19वीं शताब्दी से, यानी कि 1902 के आसपास वो क्या करते हैं? सरस्वती पत्रिका का संपादन चालू करते हैं, और उसी समय खड़ी बोली को उन्होंने परिष्कृत करने का काम किया। तो इस आधार पर अगर इसका हम जवाब ढूंढना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हम इसका जवाब दे देंगे कि खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक धरातल पर किस शताब्दी में विकसित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। क्लियर है सबको? ठीक है। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? देखिए इस पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहां तक कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी। कैसे? जैसे कई लोग तो आपसे बहस कर लेंगे। क्या बहस करेंगे? कि हिंदी भारत में, कुछ लोग कहेंगे कि राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है। बहुत सारे लोग आपसे बहस कर लेंगे कि नहीं, हिंदी जो है वो मातृभाषा है। ठीक है, और जबकि हिंदी दोनों नहीं है। हिंदी न तो भारत की राष्ट्रभाषा है और ना ही हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों नहीं है। सॉरी, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों नहीं है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब होता है कि कार्यालयों में इसका प्रयोग किया जाए। कार्यालयों में प्रयोग के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भारत सरकार ने संविधान में 14 सितंबर 1949 को कहा कि भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में इसको रखा जाएगा, और इसे मानक हिंदी के रूप में जाना गया, यानी कि
मानक हिंदी। अब 14 सितंबर 1949 को रखा गया, तो उस समय बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जो हिंदी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, हिंदी को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई अब जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने 3 तरह के राज्य बनाए। कितने तरह के राज्य बनाए? 3 तरह के राज्य बनाए। 3 वर्गों में इनको विभाजित किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वीकार करते हैं हिंदी को, और ऐसे कौन से लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ पर भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, कहाँ पर नहीं बोली समझी जाती है, इस अनुसार। तो यहाँ पर जब इनका विभाजन किया गया साथियों, तो 3 आधार पर किया गया। यानी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है क वर्ग की भाषाएं, क वर्ग में किया गया, दूसरा ख वर्ग किया गया, और तीसरा क्या किया गया? ग वर्ग किया गया। क, ख और ग। क वर्ग क्या है? यह पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये क वर्ग के राज्य आए। ख वर्ग के राज्य जो है पत्र व्यवहार द्विभाषिक नीति का पालन हो, वहाँ की जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो या तो हिंदी में हो। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ग वर्ग की जो भाषा है इसमें पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही किए जाएं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र, यानी जो ग वर्ग के क्षेत्र हैं यहाँ राजभाषा हिंदी होते हुए भी यहाँ पत्राचार ऑफिशियल लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में काम कर रही है वो अंग्रेजी कर रही है। अगर यहाँ के कर्मचारियों को अंग्रेजी न समझ में आए, वो कहते भाई हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आती, तो आप वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, उसमें आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं, या तो हिंदी में आप उनसे मांग कर सकते हैं कि आप भाई हिंदी में हमारा काम करवाइए। तो हिंदी में आप उनसे मांग कर सकते हैं, कहाँ? ग वर्ग क्षेत्र के। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 3 वर्ग क्षेत्र बनाए गए, क, ख और ग। तो ये हो गया आपका मानक हिंदी। मानक हिंदी से भी सही बहुत सारी चीजें हैं पूछी जाती हैं कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था, और इसमें कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया 1956 में, और संसद के सम्मत ये 1957 में रखा गया। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। 1957 में प्रतिवेदन जो है वो संसद के सम्मत रखा गया। एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि संयुक्त संसदीय समिति 30 सदस्य थे, जिनकी लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 सदस्य थे। इनका अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग तो यहां पर बातचीत कर ही चुके हैं, हमने अभी इसका जवाब ले लिया था। हिंदी के विकास को लेकर, हिंदी की विकसित अवस्था को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, ये आपको बताना है। बताएं। सरस्वती पत्रिका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका 1900 में इलाहाबाद से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इसका प्रकाशन किसने कराया था ये भी पूछा जाता है, तो इंडियन प्रेस, ध्यान रखिएगा, इंडियन प्रेस इसका नाम है, इंडियन प्रेस से कराया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक, ये भी याद रखना होगा, 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका संपादन किया। यह पत्रिका मूल रूप से साहित्यिक थी। सरस्वती पत्रिका के जरिए हिंदी गद्य और कविता को खासतौर पर खड़ी बोली में समृद्ध किया। सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में नवजागरण लाया था। सरस्वती पत्रिका ने नए रचनाकारों को भाषा का महत्व समझाया। सरस्वती पत्रिका ने गद्य और पद्य के लिए राह बनाई, राष्ट्रीयता का प्रसार किया, और इस पत्रिका के कई संपादक रह चुके हैं, जिसमें श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और सी नारायण चतुर्वेदी का भी नाम आता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ये तो आज का बहुत तगड़ा प्रश्न है, मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आप सब मुझे बताएंगे।
जल्दी जल्दी कमेंट करके आप मुझे जवाब देंगे। तो शशि साहू जी, रीता श्रीवास्तव जी और रीमता, राज कपूर जी आ गई हैं, अंजना जी आ गई हैं, कंचन कुमारी आ गई हैं, अर्पणा, सुमित अवस्थी, उषा, सुनीता सिंह, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, पंकज सिंह भी आ गए हैं, दक्षिण हिंदी, अंजना 7th A। ठीक है, 7th A लोग कह रहे हैं उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में जानी जाती थी। ये आज का सवाल है। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग आए हैं लाइक कर देंगे। अब बात करेंगे हम यहां, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दक्खनी हिंदी की। अब दक्खनी हिंदी है क्या? तो देखिए, दक्षिणी हिंदी क्या है, मूल रूप से हिंदी की एक बोली है और इसका विकास कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी हिंदी। इसका विकास कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। यह पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। जब पश्चिमी हिंदी के हम बोलियों की चर्चा करते हैं तो क्या एक ट्रिक बनाते हैं कि हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं? ब्रज के कौरव, अच्छा सॉरी मैं भी भूल गया, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ये हम ट्रिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव, हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। अब यही हमारी क्या हो जाती है? ट्रिक हो जाती है। ब्रज से ब्रज, बू से बुंदेली और का से कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी और कौरव से खड़ी बोली और दक्षिण से दक्खनी, यानी यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब यहां पर दक्षिणी जो है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। दक्षिणी का विकास 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बहमनी, कुतुब शाही और आदिल शाही जैसे राज्यों के संरक्षण में हुआ। कई बार इन का नाम भी पूछ लिया जाता है कि उस समय जो राज्य थे, राज्य का मतलब है कि जिन राजाओं का शासनकाल था या जिनकी सल्तनत थी, जिनके परिवार का दबदबा था, तो वो कौन कौन थे दक्षिणी हिंदी के संबंध में। तो यहां पर बहमनी याद रखिएगा, दक्षिणी हिंदी में एक तो बहमनी शासन था, दूसरा शासन जो काफी महत्वपूर्ण है कुतुब शाही, कुतुब शाही, और तीसरा शासनकाल जो था आदिल शाही का। तो ये तीन शासन जो थे दक्षिण भारत में, जिन्होंने काफी ज्यादा हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने में अपना संरक्षण दिया। दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली के सभी स्वर और व्यंजन दिखाई देते हैं। इसमें महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण और अल्प प्राण ध्वनियों का महाप्राणीकरण होता है। दक्षिणी हिंदी में आरंभिक काल में खड़ी बोली के शताब्दी का ज्यादा प्रभाव था। इसे फारसीकरण से थोड़ा सा बदल दिया गया, यानी कि फारस के जो मुसलमान थे वो भारत जब आते थे तो इसका प्रभाव पड़ा, तो फारसीकरण के कारण इसकी प्रवृत्ति बढ़ी और मराठी, तेलुगु और कन्नड़ के स्थानीय शब्द भी इसमें शामिल होने लगे। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार अगर आपसे पूछा जाए तो ख्वाजा बंदा नवाज, गेसूदराज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इत्यादि शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि दक्षिणी हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। हमने जो ट्रिक बनवाई थी, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ये हम लोगों ने ट्रिक बनाई थी। तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता दी गई? ये आपका प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मध्यकाल में राजकाज की भाषा,
जितने लोग लाइव हैं वो कमेंट करते जाएं और लाइक भी कर दें, तो मज़ा आएगा, मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ ठीक ठाक कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ। देखिए, केवल क्वेश्चन का आंसर बताना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के डेप्थ में जाकर आपको समझाना ये मेरा उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मध्यकाल में। फारसी। अब साथियों यहां देखते हैं, मध्यकाल की बात की जाए यानी कि लगभग जब इस्लाम आया भारत में, तो उस समय क्या था कि फारसी जो थी वो भारत में राजकाज की भाषा थी। अभी भी देखिए तो जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली में फारसी शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जैसे मुलजिम, गवाह, इस तरह के शब्द जो हैं, तो आप देखेंगे कि फारसी शब्द का प्रयोग मिलता है। फारसी को मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में आधिकारिक भाषा घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, 1582 अकबर। बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट कि फारसी जो है वो राजकाज की भाषा के रूप में किस राजा के द्वारा प्रतिष्ठित की गई या कब आई। तो 1582 में आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित हुई, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फारसी का इस्तेमाल भारत के मुस्लिम राजवंशों के अलावा गैर मुस्लिम साम्राज्यों जैसे सिख साम्राज्य में भी हुआ। फारसी को दरबार और प्रशासन में आधिकारिक दर्जा मिला। भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि इसके विषय में बाद में बहरहाल बात करेंगे। फारसी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। फारसी भाषा इंडो यूरोपीय भाषा से इंडो ईरानी और ईरानी शाखा से जुड़ी है। लिपि इसकी अरबी में लिखी जाती है। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी बोली जाती है। और शाल, पायजामा, तफ्ता, खाकी, कियोस्क, दीवान, लिलाक, चमेली, जुलेब, जयकल, कारवां, बाजार, चेकमेट और दरवेश इत्यादि शब्द जो हैं वो यहाँ मिलते हैं फारसी में। ध्यान रखिएगा, भारत की शास्त्रीय भाषा को लेकर एक बात होती है। ये अभी भारत की सरकार ने इसमें बदलाव किया है। हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए, करंट के मुद्दों पर भी हमारी गहन पैठ होनी चाहिए। अगर करंट के मुद्दे हमको नहीं मालूम है तो कई बार भले हिंदी है लेकिन करंट के मुद्दे से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए कैसे। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो भारत की शास्त्रीय भाषा है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। अब यहां पर ध्यान देंगे कि भारत सरकार ने 2024 में निर्णय किया कि हम एक और भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाएंगे। क्यों ऐसा निर्णय किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत और ईरान का जो संबंध है वो अच्छा हो जाए। तो भारत और जो फारसी देश हैं जहां फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनसे अपने संबंध को सुधारने के लिए फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया। तो ये बकायदा संसद के में हुआ और भारतीय गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना होगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये आपको बताना है। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में? 2020 के मुताबिक पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषाओं के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इस तरह से कुल मिलाकर भारत में 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है।
यानी 6 तो हमारी पुरानी शास्त्रीय भाषाएं थी। 6 के बाद जो हमारी एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे लोग इसका भी फुल फॉर्म गलत पढ़ते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं, तो इसका नाम है एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पाली, फारसी और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में संरक्षित किया जाएगा। पाली, फारसी और संस्कृत, ठीक है। तो 6 धन 3 को मिलाकर 9 को यहां पर रख दिया जाएगा, ठीक है। 6 और 3 को भारत सरकार ने साल 2024 से शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देना शुरू किया था। तमिल पहली 2004 में, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में। यहां पूछा जाएगा कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। और इसी साल मान्यता मिली थी। उड़िया को 2024 में ये मान्यता मिली थी। यहां एक और फैक्ट है आपके लिए समझने वाला कि फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल किया गया है। तो 2004 से काम चालू हुआ, 2014 में उड़िया को जगह दी गई और 2005 में संस्कृत को जगह दी गई, 2008 में कन्नड़ को जगह दी गई, 2008 में तेलुगु को जगह दी गई, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में जगह दी गई। इस प्रकार से सबसे अंत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 9 तक पहुंचा दिया गया और अंत में किसे जगह दी गई? फारसी को। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे और मैं जो आपको ब्रीफ करता हूं डेप्थ में जाके, अगर वो अच्छा लगे तो जरूर बताया करिए, क्योंकि मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर बता देना वो अध्यापक का काम नहीं होता है। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको करना है तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, आप जाके वहां से कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित और फैक्ट्स से आपको रूबरू कराना ये टीचर का काम होता है। तो अगर ये काम अच्छा लगे मेरा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? देखिए ये प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है, लेकिन ये हर बार भूल जाता है। अब देखिए, जब हिंदी में संवैधानिक स्थिति, कई बार पूछा था हिंदी की संवैधानिक स्थिति वर्तमान में क्या है। हिंदी की वर्तमान की संवैधानिक स्थिति की जब भी बात किया जाए तो हिंदी जो है वो 8वीं अनुसूची में आती है। किस अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 343 भारत संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की जगह है। अब 343 में क्या किया गया? संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि जो हमने ये संख्या लिखी ये रोमन में लिखी है या अंतरराष्ट्रीय लिखा है। हम हिंदी में या भारतीय भाषा में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की गिनतियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें किस प्रकार की गिनती का प्रयोग करना होगा? अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का यहां पर प्रयोग करना होगा, हम ये गिनतियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहां पूछा गया है कि अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया 343 इसमें भी कई बार सब क्लॉज पूछ लिया जाता है। तो 343 का एक या 343 का क में ये बात कही गई है 15 वर्ष की अवधि तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अवधि के समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी या भाषा अंकों के देवनागरी के रूप में ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो कि विधि निर्दिष्ट किया जाए। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद या उसके हर 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो कई बार पूछा जाता है कि राजभाषा गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 44 के तहत होता है। 345 में राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं की चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 346 है, संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए भाषा है। 347 है। तो अगर ये पूरी जनसंख्या, ध्यान रखिएगा कि भारत अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप हिंदी पढ़ते हो बता दो
कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बन पाएगी। आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई आप अच्छा ये बताइए कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कब बन पाएगी, किस अनुच्छेद में इस चीज के लिए इंडिकेट किया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब देंगे कि अनुच्छेद 347। अब आप AK-47 तो याद रखते हैं, लेकिन 347 याद रखना है। जैसे AK-47 वैसे 347। 347 में क्या कहा गया है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग या मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सर्वत्र किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। यानी अगर भारत के सभी राज्य 347 के अधीन आकर और कह दें कि हमारे यहाँ हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज आप घोषित कर दीजिए, और पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य कह दें कि भैया ऐसा है कि हमें हिंदी बोलने में, पढ़ने में, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दिन भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो गया 9 का 1। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और बहुत कंफ्यूजिंग है। जितने आसान प्रश्न है वो अधिक संभावना होती है गलत होने की। 10वां प्रश्न देखिए, यहां पर जैसे हम हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखें कि जैसे आदिकाल की भाषा क्या थी, ठीक है, आदिकाल की भाषा क्या थी, फिर भक्ति काल की भाषा क्या थी, फिर रीतिकाल की भाषा क्या थी, और फिर आधुनिक काल की भाषा क्या थी। अब इसमें क्या होगा कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। आदिकाल की भाषा क्या थी, ब्रज थी, मतलब ब्रज इसका एक छत्र राज था। बहुत सारे लोग कहेंगे राजस्थानी थी। अगर ऑप्शन में ब्रज है तो ब्रज इज द राइट आंसर, वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, ब्रज भाषा उसका राइट आंसर होगी। भक्ति काल में ब्रज और अवधी 2 भाषाएं थी। रीति काल में फिर ब्रज भाषा का प्रभुत्व बढ़ गया, और आधुनिक काल में ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी को आप रख सकते हैं जिसका प्रभुत्व रहा। तो यहां राइट आंसर हो जाता है आपका मध्य काल में ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी, तो ये मध्य काल की थी। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो यह तो आप सब जानते ही होंगे कि हिंदी की बोलियों को हम कितने वर्गों में रख सकते हैं। तो एक तो हम रखेंगे पूर्वी, एक को रखेंगे पश्चिमी, ठीक है, बिहारी। तो यहां राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा पहाड़ी, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, बुंदेली और कन्नौजी। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी कि ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, और इसमें सभी बोलियां आ जाती हैं 5 पश्चिमी हिंदी की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी। देखिए अभी यही प्रश्न पे हम लोगों ने चर्चा किया था, आज का पहला प्रश्न ही लगभग ऐसा था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। देखिए ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसका गलत जवाब देंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, अभी आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसका गलत जवाब देंगे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, देखते हैं। चलिए कमेंट्स देखते हैं आप सबके। तो अमृता जी ने पश्चिमी हिंदी, और रेखा ने पश्चिम, सुनीता ने सी, अरुणदीप जी ने 13 का सी, तेजस्विनी ने डी, पंकज सिंह ने सी, शशि जी ने सी, अजय कुमार गौतम ने डी। चलिए देखिए अभी अभी हमने बात किया था आपसे, अभी अभी हमने आपसे बताया था कि जब भी विकास की बात हो, जब भी विकास की बात हो तो आप यहाँ पर अपभ्रंश से जोड़ेंगे, और जब भी जन्म की बात हो, ध्यान रखिएगा, जब भी जन्म की बात हो तो वहां पर आप संस्कृत से जोड़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, और हिंदी का जन्म किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। समस्त आर्य भाषा की बात किया जाए किससे जन्म हुआ है, तो वहां पर हम वैदिक संस्कृत को ऑप्शन में रखेंगे। समस्त आर्य भाषाओं का जन्म
जन्मदात्री भाषा कौन सी, अगर इस तरह का प्रश्न बने तो वहां वैदिक संस्कृत राइट आंसर होगा। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? देखिए भोजपुरी बहुत ही कर्णप्रिय भाषा है, मुझे बहुत पसंद है। भोजपुरी के विषय में देखते हैं। देखिए भोजपुरी इसमें अगर राज्य के हिसाब से देखें तो ये एक राज्य की भाषा है यानी बिहार की, लेकिन भोजपुरी एक पूर्वी हिंदी आर्य भाषा परिवार की भाषा है जो पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भागों में बोली जाती है। नेपाल के तेराई क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। भोजपुरी भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी में हो जाती है। भोजपुरी भाषा करिएगा ठीक है। तो भोजपुरी भाषा के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। भोजपुरी भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी। भोजपुरी भाषा की शब्दावली जो है वह संस्कृत और हिंदी से मिलकर बनी है। इसमें उर्दू के शब्द भी प्रयोग में आते हैं। यह हिंदी की एक उपभाषा है और प्राचीन समय में कैथी लिपि में ये लिखी जाती थी। यानी कि भोजपुरी की जो लिपि है वो तो आज देवनागरी है, लेकिन प्राचीन में ये किस में लिखी जाती थी? तो कैथी लिपि में ये लिखी जाती थी और बाद में ये देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। भोजपुरी भाषा की विशेषता क्या है? तो भोजपुरी क्या है? इकार बहुला है, यानी कि इसमें ई की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? तो इसमें ई की बहुलता होती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भोजपुरी बोले जाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 3.3 करोड़ थी। यानी कि पूरे विश्व में हिंदी की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली अगर बोली आपसे पूछे, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, पूरे विश्व में हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली अगर आपसे पूछे कौन सी है, तो वो भोजपुरी है। अब ये भारत के अलावा भी बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? बंगाली, उड़िया, असमली, मैथिली, मगही भोजपुरी की बहन भाषाएं हैं। नेपाल, फिजी, मॉरिशस भोजपुरी में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत के झारखंड राज्य में भोजपुरी दूसरी राजकीय भाषा है। भोजपुरी जानने और समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है, जिसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर और पूर्वी भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए मजदूर हैं, जिनके वंशज वहां पर पूर्वजों के रूप में गए थे और वहीं बस गए हैं। सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और फिजी देश प्रमुख है। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हिंदी की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है भोजपुरी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि भोजपुरी के विषय में आपको जो फैक्ट बताया वो आपको काफी अच्छे लगे होंगे। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मेरा हिंदी में अपभ्रंश से लिखता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, रउआ का करीब हम नहीं दिखाई दे रहे, तो रउआ का करी जब हम नहीं दिखाई देहलन, ऐसे हुआ ना भोजपुरी में। चलिए, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी, देखिए यहां पर मानक हिंदी की बात जब भी हम करते हैं तो मानक शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये चिन्ह देखा होगा, आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो जो BIS है, क्या है? BIS है। BIS हॉलमार्क बनाता है, यानी वो कहता है कि ये मानक है सोने का, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, उसमें एक मुहर लगी होती है, तो वो मानक है, यानी कि वो कितना खरा है सोना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि वो भाषा कितनी खरी है, कितनी शुद्ध है और कितनी मानक है। दरअसल मानक भाषा बनाने के पीछे का कारण क्या था? क्या आवश्यकता पड़ी मानक बनाने की? जैसे आप कोई भी शब्द लीजिए, जैसे हमने कहा पैरा, पैरा शब्द है, पैरा को बहुत जगह पियरा कहा जाता है,
वह बहुत जगह इसको पुआल कहा जाता है। ठीक है, आपके यहां क्या कहा जाता है कमेंट करके बताइए। पैरा का मतलब है कि धान से निकली हुई जो पुआल है, धान से जो निकली हुई पुआल है उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आप ये समझिए कि अब ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन सा सही शब्द होगा ना। अच्छा, रघुआ के न दिखाई दे बानी हम का करी। तो यहां देखिए, तो यहां पर इसको कहा गया कि भाई इसको हम एक कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इसका एक मानक रूप निर्धारित कर देते हैं कि अगर खड़ी बोली में इसका प्रयोग किया जाए तो एक ही शब्द इसको प्रयोग में लाया जाए, पुआल शब्द। ऐसे पुराली, पैरा हम लोग भी कहते हैं। तो हर जगह अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे मानक भाषा में क्या कहेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हुई कि भैया मानक भाषा इसको तय क्या कौन करेगा। तो ये हुआ कि इसे हम मानक भाषा बनाएंगे और मानक भाषा की एक शब्दावली तैयार करेंगे। तो मानक भाषा की शब्दावली राजभाषा आयोग करता है भारत सरकार के अधीन। तो भारत सरकार के अधीन राजभाषा आयोग ने इसकी मानक शब्दावली का निर्माण किया, जिसमें शब्दावलियां बनाई गई, नई नई शब्दावलियां बनाई गई और हर एक शब्द को एक निर्धारित किया गया कि खड़ी बोली में राजभाषा आयोग जो है वो इन शब्दों का प्रयोग करेगा, यानी कि यही जो है मानक होगा। तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ। अब यहां बात करते हैं जो खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो है यही हमारी आगे चल के मानक भाषा, मानक हिंदी के रूप में परिणत हो जाती है। मानक हिंदी से यहां तात्पर्य है, मानक हिंदी से हमारा क्या तात्पर्य है। मानक हिंदी से हमारा तात्पर्य है कि जिसका इस्तेमाल शिक्षा, कार्यालयी कामों आदि के लिए किया जाएगा। मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हो, इसमें नागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे उच्च हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी भी कहा जाता है। मानक हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में भी प्रयोग की जाती है। मानक हिंदी शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, समाचार पत्र, कला, संस्कृति कई विधाओं में संप्रेषण का माध्यम। व्याकरण के मुताबिक लिखी और बोली जाती है, सुस्पष्ट, सुनिश्चित और सुनिर्धारित होती है। नवीन जरूरतों के मुताबिक लगातार विकसित होती है। मानक हिंदी नए शब्दों को अपनाने और बनाने में सक्षम है। मानक हिंदी वैयक्तिक प्रयोगों, क्षेत्रीय विशेषताओं और शैलीगत अंतर के बावजूद स्थिर और मजबूत ढांचे वाली होती है। मानक शब्द का मतलब होता है किसी चीज के लिए निर्धारित किए गए मानदंड, गेज या टेक्स्टोन मानक प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम, सिद्धांत या उपाय पर जो लागू हो। तो यहां पर हिंदी में जैसे भोजपुरी की भाषा है, तो भोजपुरी में नए शब्द आपको नहीं मिलेंगे, सारे नए पुराने शब्द मिलेंगे या बहुत सारे शब्द गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। पहले बहुत सारे शब्द प्रयोग करते थे हम लोग, कैसे, जैसे आप देखिएगा एक शब्द होता था लेवा, अदहन, अदहरा, सॉरी, ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते थे। अदहरा, ठीक है। तो आप देखिए जो नई पीढ़ी है नहीं जानती होगी, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे। कलेवा, आज की ही पीढ़ी नहीं जानती है ऐसे शब्दों को। यानी कि जो पुराने शब्द हैं वो गायब हो रहे हैं, पुराने शब्द क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। और नए शब्द हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या जो उपबोलियां हिंदी की, उसमें बन नहीं रहे हैं, ठीक है। और वो शब्द क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। लेकिन खड़ी बोली हिंदी में भी उतनी जगह नहीं है। अब जो आपकी ये खड़ी बोली के अलावा जो मानक बोली है, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये नए शब्दों को बना सकती है। बहुत सारे नए शब्द निर्मित किए गए खड़ी बोली के अलावा मानक हिंदी में, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। लेवा, अदहन और अदहरा का अर्थ आप लोग बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आपके यहां कभी ये प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य है, आपको बताना है भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य है। ऑप्शन है आपके पास, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ये आपके ऑप्शन है।
आधा, हाँ सर, चावल पकने के लिए प्रयोग लाया जाता है पानी का। अदहन, अदहन कहते हैं उसको, अदहन। अदहरा अलग शब्द होता है। चलिए, यहाँ भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य आपको छांट के बताना है कि भाषा में वास्तविकता क्या है और भाषा क्या है। देखिए, भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, नहीं कि हाँ। देखिए, वास्तव में भाषा जो है हम उसको सीखते हैं, यानी कि अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जन्म लिए, आपके पिताजी आपके पास आए और कान में आपको 10,000 शब्द दे दिए, लो बेटा आज से ये 10,000 शब्द तुम्हारे हुए। यानी वो अपनी संपत्ति दे सकते, अपनी भाषा आपको नहीं दे सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग तंज करते हुए कहते हैं कि यार, आपको तो देख के ये लगता है कि आप किसी अच्छे घर के नहीं लगते हो, या आप फलाने के बच्चे तो नहीं लगते हैं, उनकी भाषा बोली देखो, तुम्हारी भाषा बोली देखो। यानी कि हमारी भाषा और बोली क्या होती है, हम सीखते हैं। तो भाषा अर्जित की जाती है, यानी कि यह हमें मिलती नहीं है, हमें खुद जो है सीखना पड़ता है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ठीक है। भाषा परिवर्तनशील है, बदल जाएगी। भाषा अनुकरण सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है किसी प्रकार से, इसमें समाज का कोई दबदबा नहीं होता है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि है। देखिए, तबीयत भाई बहुत ख़राब है, जुखाम बुखार, और इस समय वायरल का टाइम तो चल ही रहा है, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और मेरी वजह से गड़बड़ हुआ, वॉलीबॉल खेल रहे थे और बारिश होने लगी, तो हमने कहा कि वॉलीबॉल में थोड़ा सा आनंद लेते हैं बारिश का। और बुढ़ौती की शरीर है, तो अब इम्यूनिटी उतनी रह नहीं गई है बुढ़ौती में, जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई। अब बचपन तो रहा नहीं कि आप कितने बारी भीग लीजिए तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल, तो चलिए बात करते हैं लिपि की। लिपि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि लिपि से संबंधित आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे ही जाते हैं, ठीक है। भाषा, भाषा को जो आप लिप्यांतरण करते हैं, उन्हें जिस फॉन्ट में लिखते हैं या जिस चिन्ह के द्वारा आप उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो भाषा के जो चिन्ह हैं, अब इनको हम देखें कि सबसे पहले कौन सा आता है, किस प्रकार से इनका विकास होता है। देखिए, यहाँ पर हम इनको देखेंगे। लिपि का विकास 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हमारी चित्रलिपि आती है, फिर चित्रों के बाद हम प्रतीकों का प्रयोग करने लगे, सबके अलग अलग प्रतीक होने लगे, फिर हम भावनाओं में बहने लगे, भाव प्रतीक हो गया, और सबसे अंत में आती है ध्वनि लिपि। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, चित्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक चित्र बनाया, ठीक है। चित्र बनाना बड़ा कठिन होता था, तो हमने प्रतीक बना दिया कि भाई ऐसे अगर क्रॉस रहेगा तो इसका कुछ और अर्थ हो जाएगा। फिर भाव, फिर हमने क्या कर दिया, इमोजीज लाया। देखिए, आज जो हमारी इमोजी है, आप सोचते हैं कि बहुत नई है, ऐसा नहीं है। इमोजी का जो शुरुआत हुई है, जो चलन हुआ है, वो भाव के रूप में हुआ, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हुआ है। अब देखिए कि जो इमोजीज हैं, बहुत सारे लोग, मतलब मैं जैसे, आप देखिए कुछ आपने फेसबुक पोस्ट जो है लगाया, बहुत सुंदर बन के, खूब अच्छे से मेकअप वेकअप करके आपने खूब अच्छी फोटो अपनी फेसबुक पर अपलोड कर दी, और पता लगा उसी में कोई आया रोने का निशान बना के चला गया। अब वो आपकी इतनी अच्छी तस्वीर है, इतना अच्छा सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपके फेसबुक पोस्ट पर जो इमोजी उसने रिएक्ट किया, वो रोने वाली करके चला गया। अब आपका देखते ही मूड खराब हो जाएगा। अच्छा भैया, ये क्या बकलोली है यार, इतनी सुंदर आइए लव रिएक्ट न करके आप रोने वाला रिएक्शन देके जा रहे हो। यानी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार से हम अपने इमोजी का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से भावों को व्यक्त करने के लिए लिपि का प्रयोग हुआ, भाव लिपि के रूप में। और सबसे अंत में आती हमारी ध्वनि लिपि। क्या आती है, ध्वनि लिपि। और ध्वनि का ही विकास अक्षरात्मक और वर्णात्मक 2 रूप में होता है, ठीक है। अक्षरात्मक और वर्णात्मक, ये 2 रूप में इनका विकास होता है।
अब यहां समझने वाली बात है कि भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये 3 प्रकार की लिपियां जो थी वो यहाँ पर प्रचलित थी, और इन 3 लिपियों से ही विकास होता है। अब ब्राह्मी लिपि से दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली का विकास, दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास होता है, और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि का विकास होता है, और गुप्त से सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका से देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो ब्राह्मी से किस प्रकार से देवनागरी का विकास हुआ, अगर आपसे कई बार ये क्रम पूछ ले तो इसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है साथियों, आपको दिखाते हैं। तो क्या है, ब्राह्मी, यूजीसी, देवनागरी। आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि जो है वो यूजीसी के सिलेबस में है, देवनागरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मी, यूजीसी, देवनागरी, यानी कि पहली लिपि ब्राह्मी, दूसरी यूजीसी सिलेबस में है देवनागरी। तो ब्राह्मी और देवनागरी जो है वो यूजीसी के सिलेबस में से याद रखेंगे। तो ब्राह्मी से यू फॉर उत्तरी लिपि, ब्राह्मी से किसका जन्म हुआ, उत्तरी लिपि, और उत्तरी से फिर गुप्त लिपि, जी फॉर गुप्त, और सी से सिद्ध मातृका, और सिद्ध मातृका के बाद देवनागरी। तो 4th स्टेप में, फर्स्ट स्टेप उत्तरी शैली, सेकंड स्टेप गुप्त लिपि, थर्ड स्टेप सिद्ध मातृका, 4th स्टेप देवनागरी। अब कौन सा पेपर था मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि ब्राह्मी के कितने चरण बाद देवनागरी का जन्म हुआ था। चलिए आप बताइए कि ब्राह्मी के कितने स्टेप बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यानी कि ब्राह्मी के कितने स्टेप बाद देवनागरी का विकास हुआ। तो यहां पर याद रखना होगा 4 चरण, स्टेप यानी कि चरण, कितने चरण के बाद, ब्राह्मी के कितने चरण के बाद देवनागरी का विकास हुआ। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना होगा 4th स्टेप, 4 चरणों के बाद। 4 चरण कौन से थे, ब्राह्मी, उत्तरी शैली, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी में होता है, और सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि से देवनागरी का विकास होता है, ठीक है। यहां पर हम अगर प्रश्नों को देखें कि 14 नंबर का सही जवाब क्या होगा, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 17 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। तो साथियों राइट आंसर जाएगा चित्रलिपि, ठीक है, चित्र ही होगा, एकदम राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्रलिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अभी मुझे 101 डिग्री बुखार है, और मतलब क्या ही बताएं, बुखार में आप जानते हैं कि बॉडी पेन भी रहता है और मन भी किसी काम में नहीं लगता है। लेकिन पढ़ाना एक ऐसा काम है जिसमें किसी भी समय में पढ़ा सकता हूँ, दुख में, खुशी में, किसी भी समय में पढ़ा सकता हूँ। ये एक ऐसा काम है जो मैं हमेशा कर सकता हूँ। रात को 2 बजे, अगर 4 बजे मुझे कोई थप्पड़ मार के जगा दे कि चलो उठ के पढ़ाओ, तो 4 बजे सुबह भी मैं उठ के पढ़ा सकता हूँ। मतलब एनी टाइम, एनी वेयर, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें आपके दिल में होती हैं, दिल में होती हैं। तो यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको प्रेशर में मत करिए, उसको प्यार करिए, उसको महसूस करिए। चीज़ों को आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे, उसको अपनी हॉबी बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अपने विषय में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, इजली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे आप दिन भर में 10 लड़कियां देखते हैं, एक लड़की जो बहुत सुंदर थी या एक लड़का जो बहुत सुंदर था, वो आपके दिल में बस जाता है, कुछ देर के लिए याद रहता है, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा महत्व दिया, ज़्यादा बार उसको देखने का प्रयास किया। तो यही गड़बड़ी हम भाषा के साथ करते हैं, यही गड़बड़ी हम अपने विषय के साथ करते हैं। तो सबको अपने महबूब और अपनी प्रेमिका की जैसे मानना चाहिए अपनी हिंदी को। हिंदी हमारी महबूबा है, हिंदी हमारी प्रेमिका है, हिंदी हमारा प्रेमी है। इस तरीके से भाव रखिए, ये ईश्वर है, हमारा हमारा माँ बाप है, सब कुछ इसको मान लीजिए, और इतना इस विषय से प्यार करिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये सोच के पढ़ेंगे जिस दिन कि मुझे नौकरी करनी है और मुझे पैसा कमाने के लिए हिंदी पढ़नी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका चयन होना मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन अपने विषय से, अपनी पढ़ाई से आप प्यार करने लगेंगे, उस दिन आपका सिलेक्शन इस दुनिया में, इस कायनात में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। लेकिन हमारे साथ समस्या यही है कि हम क्या समझ के पढ़ते हैं, नौकरी के लिए हिंदी पढ़ते हैं, पैसा के लिए हिंदी पढ़ते हैं, शादी के लिए हिंदी पढ़ते हैं। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इससे प्रेम करिए, अब जिस भी तरह का प्रेम कर सकिए इससे प्रेम करिए। इस दुनिया में
कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है आपकी मंजिल तक पहुंचाने में। चलिए, आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? सर इस टाइम पैसा है तो सब कुछ है, एकदम सही बात है, लेकिन पैसा आएगा कैसे? वो जब तक आप प्रेम नहीं होगा इस हिंदी से आपको, तब तक ये आपको नौकरी दिलवाएगी नहीं, क्योंकि वो आपके मन में क्या देख रही है, आपके मन में कलुषता देख रही है कि मुझे आप लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये फीलिंग लाइए। ठीक है, आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि किसे कहा जाता है? आप जानते हैं, विद्यापति, बिहारी, बहावत झा और घनानंद। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए, विद्यापति, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। बहुत सही बात है। देखिए एकदम सही बात है। जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी करता था तो बहुत सारी डेट याद रखनी पड़ती थी, और ऐसे में क्या होता था कि 24 घंटा मेरे दिमाग में यही चलता था। सोने से पहले भी एक बार रिकॉल करता था। अपने मित्रों का जो नाम था मैंने वो याद रखा था। जैसे मान लीजिए हमारे कोई मित्र हैं अनूप, तो अनूप के बाद मैंने लिखा था जयशंकर प्रसाद और उनका डेट ऑफ बर्थ। उनका फोन आता था तो याद हो जाता था कि अच्छा जयशंकर प्रसाद ये हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को रटने का मतलब 24 घंटा हिंदी ही हिंदी चलती थी। अगर आप इस तरह से अपने मन को हिंदी मय कर देंगे तो हिंदी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और हिंदी मय नहीं किए तो हिंदी आपका साथ छोड़ देगी बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत फाइट है यार। आप आसान समझते हैं क्या? बहुत फाइट है। लेकिन फाइट उन लोगों की है जो जीजा, बुआ, फूफा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के कहने पर फॉर्म भर देते हैं और टीचर्स एकेडमी में कोचिंग लेने लगते हैं, किसी संस्थान में कोचिंग लेने लगते हैं कि मेरा चयन हो जाएगा। इससे चयन नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथिली भाषा भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की है और देवनागरी में ये लिखी जाती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से तिरहुत और कैथी लिपियों का भी इस्तेमाल होता था। तो देखिए, आप तिरहुत के राजा हैं, तो तिरहुत और कैथी लिपि दोनों इसकी प्रयोग में आती है। अभी ये भारतीय 8वीं अनुसूची में भी है और आईएएस के सिलेबस में भी है। मैथिली भाषा मागधी और भोजपुरी के साथ बिहार के 3 मुख्य भाषाओं में एक है। मैथिली भाषा हिंदी आर्य परिवार की सदस्य है। संस्कृत भाषा से इसका जन्म हुआ है, और मैथिली भाषा नेपाल की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहाँ की 14 प्रांतीय आधिकारिक भाषाओं में से एक है। मैथिली भाषा के विकास में तत्कालीन मधुमली के एसडीओ ग्रियर्सन ने अहम योगदान दिया था। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं, और ये 22 अनुसूचित भाषाओं में इसका एक स्थान है। ठीक है, बहुत इसका प्यारी भाषा है। जैसे हमारे कुछ मित्र हैं जो मैथिली बोलते हैं, तो उनकी भाषा क्या होता है कि वो क्या करते हैं, छ का प्रयोग करते हैं। जैसे अहाँ के हमर जा रहल छिए, आप कहाँ जा रहे हो? होम नाई देखलिए, मैंने नहीं देखा। जे हमर जाइल कहलकई तेहमर ही होम गलिए, जिधर जाने की बोला गया था उधर ही गया। माँ कहे छले, माँ कह रही थी वो एकदम निखट आदमी छई, वो आदमी कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार की भाषा है। तो इसमें छ और छे का मतलब खूब प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं उनसे कि अगर मैथिली भाषा सीखना या बोलना है तो छ छाप जोड़ते जाइए, अपने आप जो है ये मैथिली भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो आदिकाल में मैथिली का बड़ा कवि कौन है? तो ये विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण काव्य की भाव संपदा, स्टडी जी पूरी संभावना है कि आपका हो जाएगा। कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में व्यक्त हुई है? देखिए प्रश्न बहुत आसान है लेकिन काफी घुमाया गया है। देखिए, अब अगर भाव संपदा की बात करें तो देखिए, लाइक ज़्यादा होने चाहिए, लाइव ज़्यादा लोग हैं, लाइक कम है, लाइक बढ़ाइए, फटाफट बताइए।
ब्रज भाषा जो है वो ओकार बहुला बोली है। किस प्रकार की बोली है? ओकार बहुला है। और यह भाषा जो है खास करके कृष्ण काव्य की जो संपदा है वो ब्रज भाषा में आई है। ब्रज भाषा जो है जैसे तामसो देखनो कू गए, आपस में झगड़ो हो रहा, तब गानो बंद हो गयो। अब देखिए हर जगह यहां पर ओ की मात्रा आपको मिलेगी। कैसे? तामसो देखे कू गए, आपस में झगड़ो हो रहा हो, तब गानो बंद हो गयो। अब यहां देखिए बुलंदशहर में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। क्या कहेंगे? लौंडा गाम को आयो और बसु सु बोलियो कि मैं नौकरी को जाऊंगा। छोरो गाम को आयो, आरू बहु बोलियो नौकरी को जाऊंगा। इस प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो ओ की मात्रा की अधिकता है। इसीलिए इस भाषा को क्या कहा जाता है? ओकार बहुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकार बहुला कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों से एक सवाल और है कि ब्रज या जो इतनी बोलियां हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कि इनका नामकरण किसने किया, इनका नामकरण किसने किया? तो जानते होंगे आप सब, बताइए फटाफट कि ब्रज का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया है? ब्रज भाषा का नामकरण किसके द्वारा किया गया? देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं। जो सही जवाब देगा, ब्रज का नामकरण सरापा के द्वारा किया गया। का नाम है? किंग ऑफ लंका, लंकेश। लंकेश भैया गलत जवाब दियो मुन्ना। हाँ, बताना है आपको कि इन भाषाओं का नामकरण किसने किया है। ठीक है, ठीक है भैया लंकेश। चलिए अब देखिए जो कौरवी बोली है, अगर हम सभी बोलियों के नामकरण की बात करें तो सभी बोलियों के जो नामकरण हैं वो अलग अलग तरीके से किए गए हैं। भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर हो गए। बहुत खुशी हो रही कि मुझे श्रीलंका से भी देखा जा रहा है और लंकेश भी देख रहे हैं हमें। चलिए बड़ी मज़ेदार बात है। कौरवी बोली की बात करें तो कौरवी यानी कि इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ब्रजबुली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रजबुली का ईश्वर चंद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर। अब ब्रज बुली में ब्रज शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ब्रजबुली ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं भोजपुरी की। भोजपुरी, हाँ आप देख नहीं पा रहे लंकेश। भोजपुरी, भोजपुरी जो है वो रेमंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, रेमंड के द्वारा। मैथिली, मैथिली का नामकरण किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैथिली का जो नामकरण किया गया वो कोल ब्रुक के द्वारा किया गया है। ठीक है, कोल ब्रुक के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्रज का नामकरण किसी ने नहीं किया है, ये चरवाहों के लिए इसका प्रयोग किया गया था। वहां बहुत बड़े बड़े चारागाह हुआ करते थे, इसी वजह से इसका नामकरण अपने आप हो गया। ठीक है, ब्रज का अर्थ बात करें तो ब्रज जो है संस्कृत के वज्र शब्द से लिया गया है, जिसका उल्लेख, ब्रज का पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। संस्कृत में इसका अर्थ मवेशियों के लिए चारागृह या आश्रय के रिसोर्ट के रूप में किया गया है, जिसका बहरहाल अंग्रेजी में अगर इसका अर्थ देखें तो जाना इसका अर्थ होता है। संस्कृत में ब्रज से लिया गया है, तो ये अपने आप जन्म लिया शब्द है। ठीक है, घबराया मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक बढ़ाओ मुन्ना लोग। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? मुगल काल में हिंदी भाषा प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी? चलिए देखिए, मुगल काल जब भारत में होता है उस समय भारत की जो भाषा थी वह किस दौर से गुजर रही थी? यानी कि हिंदी का जन्म हुआ नहीं था और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत इनका चरण चल रहा था। तो उस समय उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने डाला? फारसी भाषा ने डाला। ठीक है, फारसी भाषा ने सबसे अधिक उस समय प्रभाव डाला था और अकबर ने भारत में 15वीं शताब्दी में इसे राजभाषा घोषित कर दिया था। ठीक है, अभी भी फारसी भाषा के विषय में हम लोगों ने बहुत बात किया। फारसी भाषा जो है
भारत की सांस्कृतिक यानी कि सॉरी शास्त्रीय भाषा घोषित हो गई भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। फारसी 62% की आबादी के द्वारा बोली जाती है। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी फारसी लोग बोलते हैं। फारसी भाषा का इतिहास देखें तो फारसी इंडो यूरोपियन भाषा है। ईरान में रहने वाले लोग इसको बोलते हैं और इसके अलावा ये अफगानिस्तान तजाकिस्तान में बोली जाती है। ठीक है। फारसी भाषा का इतिहास देखें तो लगभग 3000 साल पुराना है। अचमेनिद राजवंश 522 ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है। ईरान में पाए गए शिलालेखों से पता लगता है कि इस भाषा को पुरानी फारसी भाषा के रूप में भी जाना जाता था। पारसवास जनजाति के फारसी लोग बोलते थे, यानी एक जनजाति थी जिसका नाम था पारसवास, वही लोग इसे बोलते थे और ये सहस्त्राब्दी ईसा के पूर्व ईरान आए थे। पुरानी फारसी जल्द में ईरान में फैल गई और व्यापक रूप से बोली जाने लगी। ये इसका इतिहास है। आधुनिक फारसी भाषा थोड़ी सी अलग है। मध्य फारसी आज ईरान में बोली जाती है और 9वीं शताब्दी में फारसी भाषा के लिए नए संस्करण का उपयोग शुरू हो गया। पूरे इतिहास में फारसी भाषा को कोई अलग अलग लिपियों में लिखा गया है, लेकिन पुरानी फारसी, क्यूनिफॉर्म, आर्मी, अवेस्तान, सिरिलिक, लैटिन वर्णमाला का प्रयोग किया गया। अब ये अरबी में लिखी जाती है। ठीक है। फारसी से कई ऐसे शब्द निकले हैं जैसे पायजामा, खाकी, चमेली, बाजार, जिनका प्रयोग हिंदी और अंग्रेजी में भी कई अन्य भाषाओं में भी होता है। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फारसी। इन लिपियों में कौन सी लिपि पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22। यहां पर दाएं से बाएं, एक तो आप जानते हैं उर्दू है, दूसरी, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि बदली हुई है, मतलब बदला गया है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक लिपि है, जैसे यहां से हम लिख रहे हैं यहां तक ले रहे हैं, और एक लिपि होती है जो यहां से शुरू की जाती है और यहां तक लिखी जाती है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों खरोष्टी। खरोष्टी यूनिकोड ये एक लिपि है। अक्षरों के नामकरण के लिए वर्तमान विद्वानों परंपराओं के आधार पर इसका नामकरण किया था। गांधारी लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है इसे किस और लिपि के नाम से जाना जाता है, तो गांधारी लिपि के नाम से भी खरोष्टी को जाना जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से देखा गया था। वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम बाहरी इलाके में, अफगानिस्तान के मध्यम एशिया में भी इसका प्रयोग थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है। सम्राट अशोक के साहबजीगढ़ और मनसेहार के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि में व्यंजन स्वर संयोजन के लिए 252 अलग अलग चिन्ह हैं। ब्राह्मी लिपि में संधि स्वर मिलते हैं जबकि खरोष्टी लिपि में नहीं मिलते हैं। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, यहां पर यह प्रश्न था, तो राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। खर का मतलब होता है गधा। गधे का जो ओष्ठ होता है बड़ा असुंदर होता है, या आप उसको कह सकते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए गधे के ओष्ठ के जैसे रहने के कारण इसका नामकरण उसी आधार पर कर दिया गया। 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, किसी भी राज्य की टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो व्हाट्सएप करके आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। अगर आप टारगेट 2025 के लिए ले रहे हैं तो लक्ष्य फाउंडेशन बैच है, और आप 2024 के लिए कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्वतंत्रता बैच है। तो ये 2 बैचेस अभी आपके लिए नए चल रहे हैं। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो ये तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। बताइए देवनागरी में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, ये प्रश्न है आपका।
देखिए यहाँ पर तमिल, बांग्ला, पंजाबी और मराठी आपका ऑप्शन है। प्रश्न आसान है, मराठी। लेकिन यहीं पर यह जवाब नहीं समाप्त होता है, आपको बताना है कि और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आपको मैं बताता हूँ। हिंदी तो लिखी जाती है, मराठी, संस्कृत लिखी जाती है। जो आपको याद रखना है, नेपाली, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। शेरपा, थोड़ा बहुत कश्मीरी भी लिखी जाती है। कोंकणी भी थोड़ा बहुत लिखी जाती है। सिंधी, डोगरी और खस। यानी हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली, शेरपा, कश्मीरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी और खस। इसके अलावा भी कुछ और ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें ये थोड़ा बहुत लिखी जाती हैं, जैसे पंजाबी, बिष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी, उर्दू भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है। अब आप चाहें तो अंग्रेजी को भी देवनागरी में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमने लिखा आई एम, गड़बड़ हो गया, आई एम कम इन, ठीक है, या मे आई कम इन। तो इस तरह से हमने लिखा, तो ये लिखा तो हमने देवनागरी में है लेकिन देवनागरी में हमने अंग्रेजी लिखी है। कैसा लगा ये जानकारी आपको, अच्छी लगी होगी। मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग की बोलियां हैं, आपको बताना है। मेवाती और हड़ौती, चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग निश्चित तौर पे इसका सही जवाब देंगे। तो मेवाती और हड़ौती ये राजस्थानी की बोलियां हैं। और राजस्थानी जब हम याद करते हैं, राजस्थानी जब हम याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। ये चार प्रमुख बोलियां हैं राजस्थानी के। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। कि थोड़ा सा सरदर्द होने लगा है और क्योंकि बहुत देर तक बोलने पर बुखार में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। कल फिर से देखिए, पेड क्लास तो अभी मेरी नहीं हो पा रही है। पेड क्लास आप सबकी संभवतः है मंगलवार से पेड क्लास होगी। लेकिन ये जो हम क्वेश्चन करवाते हैं, कल भाषा विज्ञान का ही इसका पार्ट 2 होगा। भाषा विज्ञान का ही इसका पार्ट 2 होगा और संभवतः रात को 10 बजे से। अगर वैसे देखिए, हो सकता है कि 9 बजे से भी हो जाए, लेकिन पूरी संभावना है कि रात को 10 बजे से ही ये आपको हम भाषा विज्ञान का पार्ट 2 करवाएंगे। और इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट करना है। कल आपसे रात में मुलाकात होगी और भाषा विज्ञान के और महत्वपूर्ण और बढ़िया ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के प्रश्न और आज का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, ठीक है, जिससे हम लोग और आपके लिए बेहतर कर सकें और बेहतर देख सकें कि कैसे आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।